नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसकी कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही नई भी। हम बात कर रहे हैं इज़राइल की। एक ऐसा सफ़र जो हज़ारों साल पुरानी जड़ों से शुरू होता है और आज की बेहद जटिल जियोपॉलिटिक्स तक पहुंचता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि कोई देश एक ही समय में हजारों साल पुराना भी हो और साथ ही कुछ ही दशक नया भी। तो ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल इज़राइल की कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। आखिर एक आइडिया से एक पूरा का पूरा देश कैसे बन गया? आइए इस सफ़र को शुरुआत से देखते हैं। देखिए, इज़राइल का बनना 3 बड़े स्टेप्स में हुआ। सब कुछ शुरू हुआ ज़ायोनिज़्म से। ये बेसिकली लेट 19th सेंचुरी में यूरोप में यहूदियों का एक आंदोलन था जो अपने लिए एक सुरक्षित ज़मीन चाहते थे। फिर आया दूसरा पड़ाव, जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन ने इस आइडिया को सपोर्ट किया। और होलोकास्ट की भयानक ट्रेजेडी के बाद तो पूरी दुनिया की सहानुभूति इस आंदोलन के साथ जुड़ गई। और फिर जो फाइनल स्टेप था वो था 1947 में यूनाइटेड नेशंस का वो फैसला जिसने ज़मीन के बंटवारे का प्रस्ताव रखा, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। और फिर इन सब के बाद वो तारीख आई, 14 मई 1948। इज़राइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन जश्न शुरू होता उससे पहले ही चारों तरफ से पड़ोसी अरब देशों ने हमला कर दिया। मतलब जन्म लेते ही अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई, और इस जंग को इज़राइल ने जीता। ठीक है, तो देश तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि इतने तूफानों और मुश्किलों के बीच ये आज तक मजबूती से खड़ा कैसे है? तो चलिए अब उन पिलर्स की बात करते हैं जो इज़राइल की ताकत भी हैं और उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। इसका जो पहला और सबसे मजबूत पिलर है वो है इसकी मिलिट्री पावर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ दुनिया की सबसे एडवांस सेनाओं में गिनी जाती है। और आपने आयरन डोम का नाम तो सुना ही होगा। वो कमाल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रॉकेट हमलों से बचाता है। और एक बहुत खास बात यह है कि वहाँ के ज़्यादातर नागरिकों के लिए मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। इससे सुरक्षा पूरे देश की एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो हैं इसकी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। देखिए, इज़राइल का होना ही अपने आप में एक चैलेंज रहा है। एक तरफ फिलिस्तीन के साथ एक लंबा और कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष है, तो दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह जैसे दुश्मन हैं जो सीधे सीधे उसके अस्तित्व के लिए ही खतरा बने हुए हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ लड़ाई और संघर्ष की नहीं है। एक तीसरा पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करता है, और वो है इसकी टेक्नोलॉजी। इज़राइल को ऐसे ही स्टार्टअप नेशन नहीं कहते। ये एक ऐसा देश है जहां आबादी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों और ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जैसे पानी की भारी कमी थी तो ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी बना दी, जिससे आज वो रेगिस्तान में भी खेती कर रहे हैं। सुरक्षा का खतरा था तो साइबर सिक्योरिटी में दुनिया के लीडर बन गए। यही इनोवेशन आज इनकी इकोनॉमिक पावर का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो हमने इसका इतिहास देखा, इसकी ताकत के पिलर्स को समझा। अब जरा देखते हैं कि आज की ज़मीनी हकीकत क्या है, जो सच कहूं तो काफ़ी विरोधाभासों से भरी हुई है। आज इज़राइल ना एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में है। एक तरफ तो अब्राहम अकॉर्ड्स जैसी चीज़ें हो रही हैं, जहां पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, जैसे यूएई और बहरीन। और फिर दूसरी ही तरफ हमास के साथ जंग छिड़ जाती है, जो पूरे रीजन को वापस उसी तनाव में धकेल देती है। मतलब शांति की उम्मीद और संघर्ष की हकीकत के बीच एक लगातार रस्साकशी चलती रहती है। लेकिन इज़राइल की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और जंग तक ही नहीं है। इसकी एक और बहुत ही यूनिक पहचान है। जरा सोचिए, क्या दुनिया में कोई ऐसा देश हो सकता है जिसने अपनी एक ऐसी भाषा को जो लगभग मर चुकी थी उसे दोबारा जिंदा कर दिया हो? इज़राइल ने यही किया। हिब्रू, जो हजारों साल पुरानी भाषा थी, उसे फिर से अपनी रोजमर्रा की ऑफिशियल भाषा बना दिया। अपनी संस्कृति को बचाने का ये एक बेमिसाल उदाहरण है। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है कि इस रीजन का भविष्य कैसा होगा? क्या इसकी पहचान इनोवेशन और तरक्की से बनेगी, या फिर यह हमेशा संघर्षों में ही उलझा रहेगा? इन दो ताकतों की खींचतान में इसका भविष्य क्या शक्ल लेता है, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।